हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में। डिफ्लेक्शन को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। कल हमने डिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा देखा था। आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। डिफ्लेक्शन का हम कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर हो? कुछ नहीं, डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। इसमें आपका ज़्यादातर क्वेश्चन भी नहीं उठता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। डिफ्लेक्शन का जो कैलकुलेशन होता है वह किन स्थितियों में करने की आवश्यकता होती है, वो चीज़ हम देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब डिजाइनर स्पैन डेप्थ रेशियो को क्या करना चाह रहा है, इनक्रीज करना चाह रहा है, ठीक है। हमने कहा कि सामान्यतः डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी स्पैन डेप्थ रेशियो के लिए हमने कल एक टेबल बनाया था, या पिछले लेक्चर में एक टेबल बनाया था, उसके आधार पर हम ले लेते हैं। परंतु, ठीक है, परंतु तब आपको आवश्यक हो जाएगा, ठीक है, कब? तब आपको आवश्यक हो जाएगा स्पैन डेप्थ रेशियो निकालना या डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन करना जब हम कहेंगे कि डिजाइनर स्पैन डेप्थ रेशियो को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कब निकालेंगे? जब डिजाइनर स्पैन डेप्थ रेशियो को इंक्रीज कर रहा है। दूसरा हम कह रहे हैं क्या कि स्पेसिफिक डिफ्लेक्शन को क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। मतलब हमने कहा कि जैसे बीम है तो भैया इसमें जो भी डिफ्लेक्शन होना है वह केवल 3 mm होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जबकि अगर उस सेक्शन की हमने बात किया कि हम कह रहे हैं जब सभी प्रकार का लोड इस पर हम अप्लाई करेंगे तो जो भी इसमें डिफ्लेक्शन होगा वह 5 mm तक हो सकता है, 5 mm तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने कहा नहीं, 5 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सिर्फ 3। हमने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया कि डिफ्लेक्शन को हमने फिक्स किया भैया इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात हमने कहा क्या कि स्पेसिफिक डिफ्लेक्शन को, ठीक है, या स्पेसिफिक डिफ्लेक्शन की आवश्यकता हो। मतलब हम कह रहे हैं क्या कि हमें सिर्फ 3 की जरूरत है, 5 नहीं करना है। तो वहाँ पर हमने क्या किया, डिफ्लेक्शन को हमने फिक्स किया, ठीक है। तो ऐसे केस में भी हम डिफ्लेक्शन को कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। फिर अगला केस क्या होगा, अगला केस क्या होगा, हम कहेंगे, ठीक है, असामान्य लोड, ठीक है, असामान्य प्रकार के जो भी लोड हैं, अगर वो लोड भी आ जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि इस स्थिति में भी हमें डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। बताओ क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हमें हो गया कि हम डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कब करेंगे, ठीक है, कब करेंगे? वही डिजाइनर अगर स्पैन डेप्थ रेशियो को इंक्रीज कर रहा है, दूसरा स्पेसिफिक डिफ्लेक्शन को रिक्वायरमेंट है, हम कहेंगे आवश्यक हो रहा है, या हम कहेंगे कि जब असामान्य प्रकार के लोड वहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं तो ऐसे केस में भी हम स्पैन डेप्थ रेशियो को, ठीक है, या हम कहेंगे डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक है। ये इतना कंडीशन हो गया। फिर अगला कंडीशन हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं क्या, ठीक है, कंडीशन नहीं, अगला पॉइंट आप समझ लीजिए, पॉइंट आप डाल के लिख सकते हो, ठीक है। हमने क्या कहा कि सामान्यतः डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन बीम के लिए ही किया जाता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन जो भी है वह केवल बीम के लिए ही किया जाता है, स्लैब के लिए यह प्रतिबंधित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि स्लैब में, ठीक है, ये दूसरा है, स्लैब में जो है, ठीक है, स्लैब में डिफ्लेक्शन को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, अर्थात स्पैन डेप्थ रेशियो को वहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, जबकि बीम के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बीम के केस में डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन किया जा सकता है, परंतु स्लैब के केस में डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन नहीं किया जाता। बता क्लियर हो से? ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिफ्लेक्शन को कैलकुलेशन देख ले किस प्रकार से हुआ, ठीक है, क्यों हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम जानते हैं टोटल डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन प्लस लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन प्लस लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, टोटल डिफ्लेक्शन या फाइनल डिफ्लेक्शन। बताओ क्लियर हो? ठीक है, अब बात ये आती है कि जो भी डिफ्लेक्शन अभी हमने बात किया, शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, तो ये शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा, ये कोई वैल्यू नहीं है। सामान्यतः अगर हम बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म जो डिफ्लेक्शन होता है, इसका मतलब कि डिफ्लेक्शन को निकालते समय जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ली गई है, ठीक है, ध्यान से देखना, डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करते समय जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ली गई है वह, ठीक है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ली जाती है। कौन सा? शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ली जाती है। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? हम कहेंगे कि यदि इलास्टिसिटी को कंसीडर करते समय या कैलकुलेट करते समय क्रीप और टेम्परेचर के इफेक्ट को ध्यान में न रखा जाए, क्रीप और टेम्परेचर या श्रिंकेज के इफेक्ट को ध्यान में न रखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यदि, ठीक है, यदि किसी सेक्शन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते समय क्रीप,
श्रिंकेज या टेम्परेचर के इफेक्ट को भी हम ध्यान में रख रहे हैं तो हमारा हो जाएगा क्या, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर हो? तो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हम बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या, कि श्रिंकेज और क्रीप को ध्यान में नहीं रखा गया। ठीक है, श्रिंकेज और क्रीप को ध्यान में नहीं रखा गया। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब क्या, हम कहेंगे कि श्रिंकेज और क्रीप को ध्यान में रखा जाएगा। बताओ क्लियर यहाँ से? ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन होगा, जो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन होगा वह शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के आधार पर लिया जाएगा। क्लियर हो यहाँ से? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन होता है या सामान्यतः शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के आधार पर लिया जाता है। दूसरा हम कहेंगे यहाँ पर कि श्रिंकेज और क्रीप के प्रभाव को नगण्य मान लेते हैं। किसके? श्रिंकेज और क्रीप के प्रभाव को नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, वह इफेक्टिव मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिया जाएगा। क्लियर हुआ? इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाएगा। सॉरी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाएगा। ठीक है, और इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला लिखे हैं। डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपके लेवल का नहीं है, बहुत हाई फाई है। ठीक है, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है फालतू टाइम वेस्ट करने से। जो पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट था वो हमने यहाँ पर लिखा है। दूसरा चीज हम यहाँ पर और एक पॉइंट कह सकते हैं क्या, कि जो भी शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन होता है उसमें एक इक्वेशन का यूज करते हैं जो कि इलास्टिक इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है वो? इलास्टिक इक्वेशन कहलाता है। और इलास्टिक इक्वेशन सामान्यतः शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, क्लियर वहाँ से? क्या क्या हमने बोला भाई? पहला नंबर शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिया जाएगा, या ठीक है इलास्टिक इक्वेशन पर फॉलो करता है। और इलास्टिक इक्वेशन की गणना करते समय यहाँ पे इलास्टिक इक्वेशन निकालते समय शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूज किया जाता है। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाएगा वह इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाता है। ठीक है, अब उन सभी के लिए हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा है। ठीक है, अब वहाँ से आप छाप सकते हो। कुछ चीज़ें हमने नहीं लिखा है, जो अभी तक हम कहानी वांचे हैं उस कहानी को आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से हमने शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन के बारे में लिख लिया है। शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन हमारा यहाँ पर लिखा गया है, टू कंप्यूट द शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन इलास्टिक इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन आर यूज्ड। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या, कि जो भी शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन होता है उसको इलास्टिक इक्वेशन के आधार पर हम लेते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देख रहे हैं क्या, सम ऑफ दीज इक्वेशंस आर समराइज्ड इन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज द शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कुछ नहीं है भाई, वही है। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? हम कहेंगे लंबे समय तक जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। ठीक है, लंबे समय तक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्थिर होना चाहिए। अर्थात हम कह रहे हैं क्या, कि श्रिंकेज और क्रीप की गणना नहीं किया जा रहा है। जब श्रिंकेज और क्रीप की गणना नहीं करेंगे तब हम कहेंगे कि वहाँ पर हमारा क्या होगा? शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगा। क्लियर यहाँ से? ठीक है, अब ये अगर स्टैटिक नहीं लिखा होता हम कहते हैं कि यहाँ पर जाहिर सी बात है समय के साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, अर्थात वो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना होकर के लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाता। फिर अगला पॉइंट देख रहे हैं क्या, कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम शैल बी टेकन एज द इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अर्थात जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले जाएगा बीम का वो क्या ले जाएगा? इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं द इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आरसीसी बीम वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट अलोंग द लेंथ। अर्थात अगर कोई धरन है तो इसके पूरे लंबाई में, यदि कोई धरन है इसके पूरे लंबाई में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा या इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग ले जाएगा या चेंज होता रहता है। ठीक है, इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी धरन के पूरी लंबाई में प्रत्येक बिंदु पर चेंज होता रहता है या वेरी करता रहता है। बताओ क्लियर बात? ठीक है, अब इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक इक्वेशन दिया यहाँ पर क्या, कि आई आर इज लेस देन आर इक्वल आई इफेक्टिव फिर लेस देन आर इक्वल आई ग्रास। इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आर यहाँ पर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन क्रैक्ड सेक्शन। क्रैक्ड सेक्शन मतलब हम जहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रैकिंग हो रही है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक बीम है, ये हमारे पास क्या है? बीम है।
हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्रैकिंग हो रहा है कि नीचे क्रैकिंग हो रहा है। ठीक है, पहले तो हम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे ना। डिफ्लेक्शन होने के बाद अभी हम क्रैकिंग, जब आगे हम क्रैकिंग देखेंगे तो आपको दिखाएंगे क्रैकिंग कहाँ पर होता है। ठीक है, मान लेते हैं साइड में यहाँ पर क्रैकिंग हो रहा है, तो जिस बिंदु पर क्रैकिंग हो रहा है वहां पर जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, आई आर। क्लियर है? अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर, अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, क्रैक्ड सेक्शन, इसको हमने क्या बोला, आई आर। ये हमारा क्या है, इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपका क्या है, ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तब क्लियर हुआ? अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि क्रैक्ड सेक्शन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान कम होगा या बराबर होगा इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ठीक है, और इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा या बराबर होगा ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। बताओ क्लियर हुआ? और ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। ठीक है, याद करने कोई जरूरत नहीं है, ये आपके यहाँ नहीं पहुंचता है, हमने आपको कल भी बता दिया था। ठीक है, कि जो भी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से केवल एक आध दो प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं, वो भी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन उठते हैं, और उस क्वेश्चन को हमने आपका कवर कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब लेसन पढ़ रहे हो तो इसको भी देख लीजिए। ठीक है, इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या होगा, हम कहेंगे क्रैक्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अर्थात क्रैक्ड सेक्शन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब पूरे का बटा होगा 1.2 माइनस ये क्या है आपका, ये आपका क्या है। ठीक है, तो हम कहेंगे क्रैक्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्रैक्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या है, क्रैक्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्रैक्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब क्या कि जो क्रैकिंग होने से बचा रहा है। ठीक है, वह मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो क्रैकिंग होने से बचा रहा है, यम आर। ठीक है, यम क्या है आपका, यम क्या है, तो हम कहेंगे ये आपका मैक्सिमम मोमेंट है। ये आपका क्या है, मैक्सिमम मोमेंट है जो कि लोड के कारण जनरेट हो रहा है। ध्यान देना यहाँ पर, ये जो यम आर है इसको हम कह रहे हैं क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, वो भी किसको, जो क्रैकिंग को ना जनरेट होने दे। मतलब हम कहेंगे क्या कि बीम में क्रैकिंग को जनरेट ना होने दे, उसके लिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा ये होगा। और ये किस पर डिपेंड करेगा, हम कहेंगे स्ट्रेस पर। किस पर डिपेंड करेगा, ये स्ट्रेस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जबकि यम क्या है आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और ये डिपेंड करेगा आपका सर्विस लोड पर। बताओ क्लियर से, ये मोमेंट है, ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये मैक्सिमम मोमेंट है जो कि सर्विस लोड पर डिपेंड करता है। ये एमआर है जो कि क्रैकिंग होने से बचा रहा है, अतः ये स्ट्रेस पर कार्य करेगा। क्लियर से, ये जेड आपका है लीवर आर्म, डी आपका क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। ठीक है, एक्स आपका है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, VW आपका क्या है विड्थ ऑफ बीम। ठीक है, विड्थ ऑफ वेब भेज आप कह सकते हो। जैसे हमने कहा अगर टी बीम है तो ये वाली चौड़ाई, और अगर आपका प्रिज्मेटिक बीम है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम है, हम कहेंगे ये जो चौड़ाई है वो हमारा क्या हो जाएगा, VW हो जाएगा। बता दें क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ले लेते हैं, ये जो आपका यमार है और ये जो आपका यम है। ठीक है, यमार आपका है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका क्या है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका जो मान आता है वो आएगा सिग्मा अपान वाई, और इनटू में आपका क्या आएगा आई। बता दें क्लियर बात? यम की बात करेंगे तो ये आपका सर्विस लोड के आधार पर लिया जाएगा। किसके आधार पर लिया जाएगा, ये सर्विस लोड के आधार पर लिया जाता है, और ये मैक्सिमम मोमेंट होता है अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लोड आ रहा है WL²/8, कैंटिलीवर बीम है, यूडीएल लोड आ रहा है WL²/2। क्लियर हुआ से, सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड आ रहा है, हम यहाँ पर कहेंगे WL/4। बता दें क्लियर से। ठीक है, तो ये जो मोमेंट है यम, ये मैक्सिमम मोमेंट है जो कि सर्विस लोड पर कार्य करता है, और जब सर्विस लोड पर कार्य करेगा तो हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। बात आती है हमारा का मान, ठीक है, सिग्मा वाई अपान आई। बात आती है वाई कहाँ से ले जाएगा। ठीक है, अभी जब हम आगे देखेंगे क्रैकिंग तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, फिर भी हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, धरन है, जब इस पर लोड पड़ा ये कुछ इस प्रकार से बेंड हुआ, इस प्रकार से कुछ क्या हुआ, बेंड हुआ। और जब बेंड हुआ तो हम क्या देखते हैं कि इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका हुआ टेंसाइल जोन, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या हुआ कंप्रेशन जोन। तो सबसे पहले जो क्रैकिंग जनरेट होगी वो कहाँ पर होगी, टेंसाइल जोन में जनरेट होगा। तो हम कहेंगे जो भी वाई का मान लिया जाएगा वह टेंसाइल जोन का लिया जाएगा। कहाँ पर लिया जाएगा, ये टेंसाइल जोन का लिया जाएगा। ठीक है, और जो मोमेंट ऑफ एनर्जिया है, जो मोमेंट ऑफ एनर्जिया है वो ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले जाएगा, ये टेंसाइल का लिया जाएगा, और ये आपका ठीक है BC अर्थात स्ट्रेस जो भी ले जाएगा वो कंप्रेशन के ले जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि मैक्सिमम जो भी स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस यहाँ पर हम उठा के रख देंगे। बता क्लियर यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन हमारा कैसे कैसे होता है। अब यहीं पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा समझते हैं
समझने के बाद इसको भी हम लिखेंगे, आप लोग छापिएगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन में आपने क्या देखा था? शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन में आपने देखा कि जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे थे वह शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के आधार पर लिया जाता था, ठीक है। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के आधार पर लिया जाता था, ठीक है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हम क्या देखेंगे? हम कहेंगे लॉन्ग टर्म, क्या होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। डिफ्लेक्शन की जब हम बात करेंगे, लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे इसमें जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिया जाएगा, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिया जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिया जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब ये हुआ कि इसमें क्रीप और श्रिंकेज को भी ध्यान में रखा गया है, क्रीप और श्रिंकेज को भी ध्यान में रखा गया है, ठीक है। जब क्रीप और श्रिंकेज को ध्यान में रख रहे हैं तो हम कहेंगे क्या कि ये टाइम पर डिपेंड होता है। किस पर? टाइम डिपेंडेंट होता है। बता भाई, हम जानते हैं क्रीप क्या होता है? क्या तुरंत होता है? नहीं, क्या लगातार कुछ लंबे समय के लिए जब रख दिया जाएगा एक कांस्टेंट लोड से, तब उसमें क्या होती है? क्रैकिंग जनरेट हो जाती है, हमारा क्या होता है? क्रीप। तो थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? मान लेते हैं कुछ समय लगा और इस समय में, ठीक है, कुछ समय बाद जो भी कंक्रीट में क्रैकिंग हो रहा है या कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्रैकिंग हो रहा है, वो मान लेते हैं हमारा क्या है? थीटा। मान लेते हैं क्या है? वो थीटा। अर्थात जो भी क्रीप कोएफिशिएंट या क्रीप है वो मान लेते हैं कितना है? थीटा। तो जब हम लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो आएगा वो आएगा EC/1 प्लस थीटा, ठीक है। जब हम शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन की बात हम शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ हट जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्रीप का बात नहीं कहता, वहाँ पर श्रिंकेज की बात नहीं की जाती है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्रीप की बात करेंगे, और क्रीप की बात करेंगे तो जो भी लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो हमारा क्या होगा? इतना हो जाएगा। जब इसको हम आगे के लिए थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये हमारा आएगा, ठीक है, FC के और अपान में करेंगे 1 प्लस थीटा, जहाँ पर थीटा क्या दर्शा रहा है? क्रीप को दर्शा रहा है। बताओ क्लियर वहाँ से, ठीक है। ये हम 5000 का ले रहे हैं, 5700 का नहीं लिए भाई, हम लिमिट स्टेट की बात कर रहे हैं, और लिमिट स्टेट हमारा जो होता है वो 5000 √FC होता है, जहाँ पर ये इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता है। बताओ क्लियर वहाँ से, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें मिल गया है। अब इसी के आधार पर लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन की भी हम बात करेंगे। इसी के आधार पर हम लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन की बात हम करेंगे। लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है? ठीक है, लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन के लिए जो भी कैलकुलेशन किया जाएगा वह लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के आधार पर लिया जाता है। इस डिफ्लेक्शन में सामान्यतः क्रीप और श्रिंकेज के प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाता है। किसको? क्रीप और श्रिंकेज के प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है। फिर हम कहेंगे क्या इस पे सर्विस लोड को प्रभाव में नहीं रखा जाता? सर्विस लोड को भी रखा जाता है, ठीक है। सर्विस लोड के प्रभाव को भी ध्यान में रखेंगे, क्रीप के प्रभाव को भी ध्यान में रखेंगे, श्रिंकेज के प्रभाव को भी ध्यान में रखेंगे, तथा टेम्परेचर के कारण होने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाएगा। क्लियर है? अब देखो क्रीप होता कैसे है? लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, या हम कहेंगे लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन किस प्रकार से जनरेट होता है। हमने कहा एक हमारे पास बीम है और उस बीम पे हमने क्या किया? लोड लगाना स्टार्ट किया। तो जब हम इनिशियल लोड लगाते हैं, मतलब प्रारंभिक लोड लगाते हैं, तो ये क्रीप बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं क्या कि जब ठीक है एक बीम है और उस बीम पर हमने इनिशियल लोड लगाया, तो उस इनिशियल लोड के कारण ये बीम क्या होता है? बहुत तेजी से इस क्रीप का मान बढ़ता है। अर्थात कहेंगे कि जो भी क्रीप है वह बहुत तेजी से बढ़ता है। परंतु कुछ समय बाद, या हम कह सकते हैं क्या कि समय के साथ साथ इस क्रीप का मान भी क्या होता है? घटने लगता है। ध्यान में आया? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कहा क्या कि एक बीम है, जब इस पर हम लोड लगाएंगे तो लोड लगाते हैं तो हम देखते क्या है कि पहले या इनिशियल लोड पर क्रीप का मान बढ़ता है, परंतु समय के साथ साथ क्रीप का मान भी क्या होता है? घटने लगता है। जब क्रीप का मान घटने लगता है तो हम कहेंगे कि ये कुछ समय में होगा। भाई क्रीप का तुरंत आपको दिखेगा नहीं, क्रीप जो होता है या टाइम वेरिएशन लेता है, अर्थात काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। हम कहेंगे क्या कि कुछ ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम कह रहे हैं क्या कि जब इनिशियल लोड लगा रहे हैं, इनिशियल
लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो क्रीप का मान तेजी से बढ़ता है, लेकिन समय के साथ, लेकिन टाइम इंटरवल के साथ हम क्या देख रहे हैं कि ये क्रीप भी यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। क्रीप यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये लगभग जो अपना मैक्सिमम वैल्यू है वह 2 से 3 साल में अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेता है, मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सभी की एक निश्चित सीमा है, सभी की एक निश्चित सीमा है। जैसे आपके पास ढेर सारे, मतलब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप कहीं से आए और आपको भूख लगी है, आपको क्या लगा है, भूख लगा है। ठीक है, भूख लगी है, आपने खाना निकाल लिया, तो स्टार्टिंग के 5-6 रोटी आप क्या करेंगे, बहुत तीव्रता से खींचेंगे। मतलब हमने कहा क्या, इनिशियल लोड पर क्रीप का मान बढ़ रहा है, मतलब स्टार्टिंग के 2-4 रोटी जो है बहुत तीव्रता के साथ खाएंगे, उसके बाद टाइम क्या हुआ, बढ़ा, भूख आपकी खत्म हुई, क्रीप आपका मान क्या हुआ, घटा। मतलब क्या, आपके खाने की जो स्पीड है वो खाने की स्पीड यहाँ पर क्या हुई, कम हो गई। ठीक है, अब एक निश्चित समय होगा, एक निश्चित समय होगा जहाँ पर आपका पेट भर जाएगा। अब आपकी क्षमता, अभी हम 10 रोटी खाएंगे, अब क्या हुआ, ये 10 रोटी खाने में आपने लगा दिया कितना, ठीक है, आधे घंटे या 20 मिनट का टाइम लगा, तो ये 20 मिनट में आप अपना पेट भर ले रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ भी है, वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जब इनिशियल लोड लगा तो क्रीप का मान बढ़ा, लेकिन टाइम के बढ़ने के साथ साथ क्रीप का मान घटा। ठीक है, और यह क्रीप अपने, ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म जो डिफ्लेक्शन होता है यह 2 से 3 साल में अपने फुल वैल्यू को कवर कर लेता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कितना चीज था आपका लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक हम करते हैं ड्यू टू श्रिंकेज और दूसरा हम देखेंगे ड्यू टू क्रीप। क्लियर हुआ से, श्रिंकेज के कारण भी देखेंगे, क्रीप के कारण भी देखेंगे। हम बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, केवल फार्मूला लेके आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं उठते हैं, ये क्वेश्चन उठते हैं ईएस ओएस में, वो भी मेंस में। ठीक है, तो हम इसको लिख दे रहे हैं और आप लोग जो है छाप लीजिएगा, समझा भी देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो उसी का हम देख लेते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, जो हमने अभी आपको थोड़ा सा बात किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया है कि जो भी लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन होता है इसमें लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिया जाता है, और लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्रीप, टेम्परेचर, श्रिंकेज, इन सभी के इफेक्ट के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो वही चीज हम ऊपर लिखे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, द लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन अकर्स रैपिडली एट द इनिशियल पीरियड ऑफ द लोडिंग एंड देन स्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर हमने क्या कहा कि जब कोई स्ट्रक्चर पर लोड हम लगाते हैं, इनिशियल लोड जब लगाएंगे तो क्रीप हमारा क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ता है, अर्थात डिफ्लेक्शन जो हमारा होगा वो भी हमारा क्या होगा, बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। मतलब क्या, बेंड जल्दी से होगा। लेकिन ठीक है, एक निश्चित समय के बाद या बढ़ते हुए समय के साथ, ठीक है, यह हमारा क्या होता है, डिफ्लेक्शन धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। ठीक है, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को हम कहेंगे फुल रूप से, अर्थात जितनी उसकी क्षमता है, ठीक है, जितनी उसकी क्षमता है उस अपनी पूरी क्षमता के बराबर डिफ्लेक्ट होने में कितना टाइम लेता है, कम से कम 2 से 3 साल का टाइम लेता है। ठीक है, अर्थात विद इन 2 या 3 ईयर्स द लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन आर लार्जली कंप्लीट। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, आप कह सकते हो सिंपल भाषा में कि पूर्णतः अपने डिफ्लेक्शन को 2 से 3 साल में ये क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। मतलब क्या, उससे ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन को सामान्यतः, लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन को हम सामान्यतः 2 भागों में कैलकुलेट करते हैं। एक होता है डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज, दूसरा हमारा होता है डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप। हम बोल रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं, जिसको नहीं दिख रहा है वो लिख लेगा, डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज, और दूसरा आपका है डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप। ठीक है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज में हम देखेंगे तो इसके लिए एक फार्मूला आपका निकलता है ACS। ठीक है, ACS, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज। डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज इज इक्वल टू K साई CS, साई, ठीक है, S रहेगा यहाँ पर, साई CS, ठीक है, इंटू L स्क्वायर। L आपका क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम। ये आपका क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम। ये साई क्या है आपका, ठीक है, श्रिंकेज कर्वेचर। ये हमारा क्या है, श्रिंकेज कर्वेचर। बता दो क्लियर से, साई आपका क्या है, श्रिंकेज कर्वेचर। ये आपका क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम। ये आपका क्या है, कोएफिशिएंट, जो कि डिपेंड करता है बीम के इंड कंडीशन पर, ठीक है, या इंड पोजीशन पर, अर्थात बीम के सिरे की स्थिति पर डिपेंड करता है ये कोएफिशिएंट। और इस कोएफिशिएंट का मान हमने यहाँ पर लिखा है 0.5 कैंटिलीवर के लिए ले जाएगा, 0.125, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब के लिए ले जाएगा। ठीक है, 0.5 किसके लिए, कैंटिलीवर, 0.125
ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब के लिए, ठीक है, 0.086 कंटिन्यूअस बीम के लिए लिया जाएगा। ठीक है, कितना 0.086 कंटिन्यूअस बीम के लिए लिया जाएगा। अगर फुली कंटिन्यूअस फ्रेम की बात कर रहा है, अगर फुली कंटिन्यूअस फ्रेम की बात कर रहा है, फुली कंटिन्यूअस फ्रेम की बात कर रहा है तो उसके लिए होता है 0.0, ठीक है, 0.063 ये हमारा होता है फुली कंटिन्यूअस फ्रेम, फुली कंटिन्यूअस फ्रेम। ठीक है, आप कह सकते हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बिल्कुल कह सकते हो वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कोएफिशिएंट, और ये आपका साई क्या है, ये आपका है श्रिंकेज कर्वेचर, बता दो क्लियर यहाँ से। ठीक है, सारी वैल्यू ने के का मान लिख दिया है। एसीएस क्या है आपका, डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज। अब यहाँ पर पहुंचते हैं डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप, डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप। जब इनके पास पहुंचेंगे हम क्या देखेंगे कि जो क्रीप होता है, जो क्रीप होता है हम कहेंगे क्या कि कांस्टेंट लोड परमानेंट क्या होना चाहिए, इस पे लगा होना चाहिए, तो लंबे समय के बाद इसमें कुछ परिवर्तन देखने को आपको मिलता है। तो इस यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप, जो क्रीप होता है द क्रीप डिफ्लेक्शन ड्यू टू परमानेंट लोड, अर्थात जो भी क्रीप डिफ्लेक्शन होता है या परमानेंट लोड के कारण होता है। इसके लिए हमने फार्मूला पर लिखा एसीसी परमिसिबल, ठीक है, इज इक्वल टू ए आई परमिसिबल, ठीक है, सीसी यहाँ पर लिखा गया है। सीसी मतलब ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है और ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, क्लियर हुआ। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन यहाँ पर हम कहेंगे शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन, ठीक है, और बीच में माइनस का निशान आपका दिख रहा है। ठीक है, अर्थ हम कहेंगे कि जो आपका दिख रहा है एसीसी परमिसिबल, ये आपका है क्रीप डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड, क्रीप डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड, एसीसी परमिसिबल, ये आपका क्या है परमिसिबल। ठीक है, एसीसी परमिसिबल जो आपका है ये आपका होगा क्रीप डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड, ये आपका है क्या एआईसीसी परमिसिबल, अर्थात लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। ये हमारा क्या है लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, जो कि कैलकुलेट किया गया है लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के आधार पर। ये आपका क्या है एआई परमिसिबल, जिसको हम शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसका मान इसी अर्थात डायरेक्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पर 5000√FC के, बताओ क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमने डिफ्लेक्शन को खत्म कर दिया है। ठीक है, अब क्रैकिंग आज हम नहीं चलाएंगे क्योंकि लेक्चर वैसे भी आपका आधे घंटे के लगभग हो चुका है। ठीक है, तो ये लेक्चर इसको आप जो है कवर कीजिएगा। क्रैकिंग हम कल खत्म कर देंगे हर हाल में, चाहे आपका लेक्चर 40 मिनट का बने, चाहे 45 मिनट का, चाहे 1 घंटे का, चाहे 1.5 घंटे का। ठीक है, उससे नहीं मतलब है, लेकिन कल हम क्रैकिंग को खत्म कर देंगे। ठीक है ना, तो आज अच्छा आज हम क्रैकिंग को कहानी स्टार्ट कर रहे हैं भाई। टॉपिक है वो टॉपिक आपका खत्म हो चुका है डिफ्लेक्शन का। ठीक है, लगभग आधे घंटे का क्लास भी हो चुका है। आप लोगों का शायद शिकायत रहती है कि आधे घंटे में 1-1.5 घंटा लिखते भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धीरे धीरे लिखते रहिए। ठीक है, कुल मिला के रेगुलरिटी अपना बना लीजिए, रेगुलरिटी बनाए रहेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, चाहे 10 मिनट देखो, लेकिन कुछ ना कुछ आप 10 मिनट डेली अपने कैरियर के प्रति, आपका जो सिलेबस है उस पर आप देख कर रहिए थोड़ा सा। ठीक है ना, तो क्रैकिंग जो है हम कल देखेंगे। डिफ्लेक्शन आपने यहाँ पर देख लिया है, वैसे क्रैकिंग देखिएगा, उसमें आपको मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्रैकिंग जनरेट होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे कैसे हम इसको जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप जो है क्रैकिंग वाला लेक्चर कल वाले में देखिएगा। इसके बाद फिर हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.